कमरे में कहीं भी मौजूद नहीं थी। शाहवेज़ की नज़रें अब इसे बेचैनी से तलाश कर रही थी। इसने बालकनी में जाकर देखा तो वहाँ पर भी इसका नामो-निशान नहीं था और फिर अचानक ही इसे वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। इसके लबों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई, जबकि इसके दिल में गुदगुदी होने लगी। इनके निकाह को अभी सिर्फ़ 1 हफ़्ता ही गुज़रा था और इस 1 हफ़्ते में भी वो ज़रूरी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर रहा था। गुलरना जो कि पहले ही इससे नाराज़ थी, इस सब के बाद तो वो इससे मज़ीद ख़फ़ा हो गई थी। वो इसकी कॉल्स भी नहीं अटेंड कर रही थी और इसे ये भी नहीं पता था कि आज मोहतरम वापस आ रहे हैं। जैसे ही वो बाहर नहाकर निकली तो सामने खड़ी शख्सियत को देखकर इसे लगा कि इसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। इसे शाहवेज़ से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो अपनी हालत की वजह से शर्मिंदा हो रही थी। इसने तौलिया अपने वजूद के गिर्द इस तरह से लपेट रखा था कि इसकी टाँगें साफ़ नज़र आ रही थी और इसके बाजू और कंधे भी दिखाई दे रहे थे, जबकि तौलिया भी इसके हाथों में मौजूद था। अगर ज़रा सा झटका लगता तो वो इसके वजूद से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाता। इससे पहले कि वो वॉशरूम की तरफ वापस भागती, शाहवेज़ ने इसे पीछे से पकड़ लिया। वो अपनी जगह पर बिल्कुल जम गई थी, इसकी सांस सीने में अटक गई थी, जबकि इसकी आंखें खौफ की वजह से बाहर को उबल आई थी। अगर ज़रा सी भी हरकत की तो फिर ये छोटा सा टुकड़ा भी तुमसे जुदा हो जाएगा। वो शरारती अंदाज में बोला, प्लीज़ मुझे जाने दो, इसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। इसको शाहवेज़ साहिब ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। मैं आपसे नाराज़ हूँ, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी और ना ही मुझे आपकी कोई बात सुननी है। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएँ, बल्कि जहाँ से वापस आए हैं, इसी जगह पर ही जाएँ। इस जगह को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुनकर इसने एक गहरी सांस ली और मजबूत कदम उठाता हुआ इसके पास आया और इसके बरहना कंधे पर थोड़ी रखते हुए कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो, मेरे मुल्क को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन यहाँ पर एक और शख्सियत भी है जिसकी मुझे जरूरत है। आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब सिर्फ ड्रामे हैं। आपको ना मेरी फिक्र है और ना ही मेरी नाराजगी की। मैं जीऊं या मरूं, आपकी बला से मैं भाड़ में जाऊं। वो बहुत ज्यादा खफा थी। इससे पहले कि वो मजीद कोई गुस्ताखी करती, वो इसके होंठों को लॉक कर चुका था। वो इसके होंठों को चूमने लगा था, जबकि इसके अल्फाज भी इसके अंदर ही दब गए थे। इसने दोबारा बोलने की कोशिश की, मगर शाहवेज ने अपने हाथ मजबूती से इसके कमर पर जमा लिए और इसकी कमर को दबाने लगा। वो बुरी तरह से घबरा गई थी। तौलिया भी इसके हाथ से छूटकर जमीन बोस हो गया था। वो एक झटके से इसके सीने से जाकर लगी, यूं जैसे वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो। वो शर्म से पानी-पानी हो रही थी, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी इस हालत में शाहवेज़ के सामने नहीं आई थी। बिलाशुबा वो दोनों एक-दूसरे से खूब मोहब्बत करते थे। इन दोनों के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे थे, मगर उन्होंने एक हद तय की हुई थी और इस हद को कभी भी क्रॉस नहीं करते थे। मेरी जान, तुम्हें शर्माने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारा लिबास हूँ और तुम मेरा लिबास हो। यूँ इस तरह से घबराओ नहीं, वरना मुझे बुरा महसूस हो रहा है। शाहवेज़ ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेते हुए कहा तो वो मज़ीद परेशान हो गई। मुझे बहुत शर्म आ रही है और घबराहट भी हो रही है। प्लीज़ शाहवेज़। शाहवेज़ ने इसकी हालत को समझते हुए फ़ौरन इसे कमरे की लाइट ऑफ कर दी। अब वहाँ पर अंधेरा फैल चुका था। वो दोनों एक-दूसरे को बमुश्किल ही देख पा रहे थे और इसी अंधेरे का इसने एक बार फिर से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और वॉशरूम की तरफ भागी। शाहवेज़ ने इसे पीछे की तरफ नहीं रोका था, बल्कि वॉशरूम के दरवाजे में ही अपना पाँव रख दिया था। मेरे साथ चालाकी नहीं मेरी जान, वो इसको तंबीह करते हुए बोला। तो वो बुरे-बुरे मुँह बनाते हुए बोली कि मैं तुम्हारे साथ चालाकी कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि तुमसे बड़ा चालाक अभी इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। वाह मेरी जान, तुम तो मुझे बहुत पहचान गई हो। वो खुलकर मुस्कुरा दिया था। मैं तुमसे बोल रही हूँ, मुझसे दूर चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँगी। आप जो करना चाहती हैं आप करें, लेकिन हमें भी हमारी मर्ज़ी करने से मत रोकें। आपकी ऐन नवाज़िश होगी। ये कहकर वो इसकी तरफ बढ़ गया। इसका बाजू पकड़कर एक झटके से इसे दीवार के साथ लगाया। इसने शॉवर ऑन कर दिया था। अब तेज़ी से गुल के ऊपर पानी गिर रहा था और इसको भिगो रहा था। दूसरी तरफ शाहवेज़ इसे मुसलसल एक ही जगह पर खड़ा किया हुआ था, जिसकी वजह से इसकी सांस बंद होने लगी थी। शाहवेज़ को जल्द होश आया। इसने एक झटके से इसका हाथ पकड़कर साइड पे किया, तो वो आँखों में आँसू लिए शिकायती अंदाज़ में इसे देखने लगी। मेरी जान, तुम खुद भी मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हो। मैंने तुम्हें बताया भी है, मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। सिर्फ एक बार मुझ पे एतबार करके देखो और मेरी नाराज़गी का क्या, मैं तो आपसे नाराज़ थी और मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अब आपसे 1 महीने तक कोई भी बात नहीं करूँगी। ठीक है, फिर इसके बाद तुम दोबारा से नाराज़ हो जाना, मैं तुम्हें फिर से मना लूँगा। तुम एक बहुत ही ज़िद्दी और ढीठ इंसान हो। मोहतरमा, आपको आज पता चल रहा है, बहुत हैरत की बात है। मैंने तो आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि आपके मामले में मेरी ढिठाई का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। वो अभी भी इसके बाजू में ही मौजूद होती। तुम वक़्त के साथ-साथ मेरे जज़्बात को भी ठंडा करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर वो इसकी गर्दन पर झुका और इसकी गर्दन को जगह-जगह से चूमने लगा। इसने मज़बूती से शाहवेज़ के बाजू पकड़ लिए थे, तो शाहवेज़ ने अपनी गिरफ्त मज़ीद मज़बूत कर ली। इसकी नाज़ुक सी कमर अब शाहवेज़ के मज़बूत हाथों में थी, जबकि इसकी गर्दन भी इसकी कैद में थी। वो इसकी गर्दन पर निशान बना रहा था। प्लीज़ ऐसा मत करें, सब लोग मुझसे सवाल करेंगे, मैं इन्हें क्या जवाब दूँगी? इसे याद आया कि इसके सारे कपड़े ही डीप गले वाले थे और वो बहुत कम दुपट्टा करती थी। इसे दुपट्टा करने की आदत नहीं थी, वो अक्सर दुपट्टा अपने गले में ही डालकर रखती थी। तो मेरी जान, आज के बाद अपने सर पर दुपट्टा करना शुरू कर दो। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी को भी अपना दीदार ना करवाया करो। तुम्हारे ये खूबसूरत बाल देखने का हक सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है। ये कहकर वो अब इसके होंठों पर झुक गया था और इसके होंठों को कतरा-कतरा पी रहा था। इसके साथ-साथ वो इसके निचले होंठ को काट रहा था, जबकि वो किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। इसने एक बार फिर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इस बार नाकाम हो गई। मेरी जान, हर बार आपकी वही वाली चाल नहीं चलने वाली। आप बहुत बुरे हैं शाहवेज़, मैं तो आपकी सोच से भी ज़्यादा बुरा और गंदा इंसान हूँ और आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा भी दूँगा। वो इसे पानी के टब में गिरा चुका था, जबकि खुद भी वो पानी के टब में ही उतर गया। अब वो इसके सामने की तरफ आकर बैठ गया और एक बार फिर से इसके होंठों को अपना निशाना बना लिया। इसके होंठों को आज़ाद करने के बाद वो इसके कानों की लूप की तरफ बढ़ा और इसको दाँतों में हल्का-हल्का दबाने लगा। प्लीज़ मत करें, इसने हल्का-सा एहतजाज करने की कोशिश की। इसके साथ-साथ इसके हाथ भी खुल के पूरे बदन पर हरकत कर रहे थे। कभी वो इसके सीने पर जाकर रुक जाते, तो कभी इसकी कमर में किसी सांप की तरह रेंगने लगते। तुम सोच भी नहीं सकती मेरी जान, मैंने इन लम्हात का कितना इंतज़ार किया था। मैंने भी बहुत इंतज़ार किया था, मगर इस रात आपने मुझे धोखा दे दिया। वो एक बार फिर से नाराज़ होते हुए बोली। शाहवेज़ भी घबरा गया कि अगर इसे दोबारा से पुरानी बातें याद आ गई तो मामला खराब हो जाएगा। इसने एक झटके से इसे अपनी जानिब खींचा तो वो इसके सीने से जा लगी। पानी बहुत साफ था, जिसमें गुल का बदन वाज़िया दिखाई दे रहा था। वो वाक़ई बहुत खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था और वो जब
इसे देखता नए सिरे से बहक जाता। वो दोनों तकरीबन 2 घंटों तक एक दूसरे में मसरूफ रहे। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चल रहा था कि अचानक ही शाहवेज का मोबाइल बजने लगा। इसका मोबाइल कमरे में पड़ा हुआ था। ये आवाज़ सुनकर गुल के माथे पर बल पड़ गए। अगर आप मुझे छोड़कर गए तो मैं खुदा की कसम उठाकर कहती हूँ कि मैं दोबारा कभी भी आपसे बात नहीं करूँगी। वो अमल हर बार ही तो अधूरा रह जाता था और वो किसी न किसी काम के सिलसिले में चला जाता था। शाहवेज भी पहली बार थोड़ा-सा घबराया था क्योंकि वो जानता था कि हर बार ही वो अपनी बीवी के साथ ज़्यादती करता है। हर बार ही वो अपनी बीवी को माइल करता है मगर फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि इसे जाना पड़ता है। फ़िक्र मत करो, इस बार मैं किसी की भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा, इसने मज़बूत लहजे में कहा। तब तक गुल अपनी गिर्द एक बार फिर से तौलिया लपेट चुकी थी। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी तो वो भी इसके पीछे पीछे निकला। वो इसे एक झटके से बेड पर फेंक दिया। इस बार लाइट्स बंद थी तो गुल का चेहरा भी थोड़ा-सा पुरस्कून था, वरना रोशनी में इसका सामना करना गुल के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम था। इसने गुल के दोनों हाथ पकड़े, हथकड़ी पहनाने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? वो बुरी तरह से खौफज़दा हो गई थी। कहीं अब मुझे जेल तो नहीं ले जा रहे? मैं खुदा की कसम उठाकर कहती हूँ कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। वो इसकी बातें सुनकर धीमे अंदाज में मुस्कुरा रहा था मगर इसे जवाब नहीं दे रहा था। इसको हथकड़ी पहनाने के बाद इसने गुल के सीने पर अपनी मोहब्बत के नक्श छोड़ना शुरू कर दिए और फिर इसके साथ-साथ इसकी बेचैनी भी बढ़ते चली गई। देखिए ये गलत बात है, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे हाथ खोलें वरना मैं इस बेचैनी से मर जाऊँगी। वो चीखते हुए बोली थी मगर शाहवेज़ को तो जैसे अब इस पर कोई तरस नहीं आ रहा था। बस वो इसकी ज़ात में मुकम्मल तौर पर मगन इसके वजूद को महसूस कर रहा था। मेरी जान, आपके हाथ बहुत हरकत कर रहे थे और आपके हाथ तो बार-बार मुझे तंग कर रहे थे। बस इनसे पीछा छुड़वाने के लिए मुझे इससे बेहतर तरीका और कोई भी नहीं मिला। मैं आपको जान से मार दूँगी, आप सिर्फ़ एक बार मुझे आज़ाद करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर वो एक बार फिर से हँसा। मेरी प्यारी और चालाक बिल्ली, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मुझे पता है कि तुमसे ज़्यादा जंगली औरत इस दुनिया में ना कोई है और ना कभी हो सकती है। चलो अब खामोश हो जाओ और मुझे डिस्टर्ब ना करो। ये कहकर अब वो नीचे वाले हिस्से की तरफ बढ़ा तो बुरी तरह से घबरा गई। नहीं डरो, मैं वादा किया है कि तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। इसकी आँखों में इसके बावजूद भी आँसू आ गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा वक़्त दे दें। तो वो एक लम्हे के लिए ठहर गया और इसकी आँखों में देखते हुए मज़बूत लहजे में बोला, तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी कोई ज़बरदस्ती कर सकता हूँ? अगर तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ हुई तो वादा करता हूँ कि तुम्हें नुकसान ही पहुँचाऊँगा, बल्कि यहीं पर ही छोड़ दूँगा। मगर मैं जानती हूँ कि आप फिर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अंदर भी आपने मुझे जल्दी से गुल के होंठों पर उँगली रख दी। इस तरह के लम्हात में टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। एक बार फिर से वो इसके होंठों को चूमने लगा। जब भी वो इसे किस करता था तो वो बुरी तरह से घबरा जाती थी और इसके जज़्बात भी उमड़ आते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। वो अब खामोशी से इसके चेहरे को देख रही थी। इसकी आँखों में भी नशा उतर आया था। ये सब देखकर शाहवेज़ के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो नीचे की तरफ बढ़ा और इसकी टाँगों को अपने काबू में कर लिया। इसने मज़बूती से शाहवेज़ के कंधे को पकड़ लिया था। डरो नहीं, वादा किया है तो निभाऊँगा। अभी शाहवेज़ ने ये कहा तो इसने खौफ से अपनी आँखें बंद कर ली। इसकी मासूमियत इसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। जबकि शाहवेज़ के लबों पर भी एक जानदार मुस्कुराहट फैली हुई थी। इसके वजूद को एक हल्का-सा झटका लगा था और फिर इसके साथ ही आँसू इसकी आँखों से बहने लगे थे। मगर वो अपने लबों से एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रही थी। इसके लब सिले हुए थे, यूँ जैसे अब वो कुछ भी कहने की ख्वाहिश नहीं रखती है। काफ़ी देर तक वो इस तरह से ही हल्का-हल्का दर्द महसूस करती रही। लेकिन जब बाद में इसने आँखें खोली तो इसकी आँखों में खुमार फैला हुआ था, जबकि चेहरे पर भी सुकून उतरा हुआ था। इसने शर्म से अपना चेहरा इसके सीने में छुपा दिया तो वो खिलकर मुस्कुरा दिया। आज शाहवेज़ तुम्हें मुकम्मल तौर पर हासिल करने में कामयाब हो गया है। आज तुम मुकम्मल तौर पर शाहवेज़ के नाम हो चुकी हो। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। आप जानते हैं ना कि मैं भी आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर इसने एक बार फिर से इसके नाजुक से होंठों को चूम डाला। सोच रहा हूँ अब इकट्ठे गुसल कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी ही देर में मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनकर इसके माथे पर बल पड़े। मैं शाहवेज़ के कंधे पर हाथ रखकर इसे ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और खुद साइड पर होकर लेट गई। इसकी आँखों से आँसू निकल रहे थे जबकि वो सिसकियों से रो रही थी। इसके वजूद को भी हल्के-हल्के झटके लग रहे थे। क्या हो गया है यार? इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? अभी हम लोगों ने कितने अच्छे लम्हात गुज़ारे हैं। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता। तुम तो मुझे गिल्टी में डाल रही हो। वो बुरी तरह से परेशान हो गया था जबकि वो गुस्से का इज़हार करते हुए कहने लगी, अगर आपको जाना है तो आप अभी ही जाएँ लेकिन दोबारा मेरे सामने मत आइएगा क्योंकि अब मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आपने तो मज़ाक ही समझ लिया है। आपके नज़दीक मेरे जज़्बात और एहसासात की कोई कदर नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि अब मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आते हैं और शादी भी आपने सिर्फ़ अपनी जिनसे ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए की है। ना तो आप मुझे वक़्त देते हैं और ना ही मुझसे बातें करते हैं। तुम जानती हो कि मेरी जॉब ही ऐसी है, मैं हवेली में आने की कोशिश करता हूँ मगर फिर भी कोई ना कोई ऐसा मामला हो जाता है कि मुझे फिर से वापस जाना पड़ता है। अगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बार 15 दिन की छुट्टियाँ लेकर आऊँगा और वापसी पर तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊँगा, मगर मुझे अभी और इसी वक़्त आपके साथ जाना है। जहाँ आप रहते हैं मैंने भी वहीं पर ही रहना है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी को खतरा होगा। तुम मेरी जॉब की नौयत को भी जानती हो। आपको किसने कहा है कि आप इतनी खतरनाक जॉब करें? आप अपने बाप-दादा का कारोबार क्यों नहीं सँभालते हैं? आपके बाबा जान एक बहुत बड़े जागीरदार हैं और इस गाँव के सरदार हैं। आप क्यों नहीं सरदारी सँभाल लेते? इस तरह से आप भी सुकून में रहेंगे और आपके साथ जुड़े हुए लोगों का दिल भी सुकून में आ जाएगा। वो नौकरी मेरा ख्वाब है। तुम जानती हो ना बचपन से ही मुझे सीक्रेट और अंडरग्राउंड फोर्सेस जॉइन करने का किस कदर शौक था। वो अब इसका हाथ मज़बूती से थामते हुए बोला, अगर आप मेरे लिए वो शौक कुर्बान नहीं कर सकते तो आप मुझे छोड़ दें। ठीक है, अब मैं इस बारे में ज़रूर सोचूँगा मगर मैं अपने मुल्क की हिफाज़त करना कभी भी नहीं छोड़ूँगा। शाहवेज़ नहीं जानता था कि इसे गुस्सा क्यों आ गया। ये बात कहकर वो वहाँ से चला गया था जबकि इसकी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। इस वक़्त इसे शाहवेज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो इसी से मुकम्मल तौर पर निगाहें फेर ली थी। वो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। इसने अपने बिखरे हुए वजूद को सँभाला और जल्दी से चेंज करके बड़ी सी चादर ली और खामोशी से हवेली से बाहर निकल गई। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ पर जा रही है। वो बस किसी तरह से अपने अंदर उठने वाले गुबार को कम करने की कोशिश कर रही थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि अगर वो इसी कमरे में रही तो इसका दम घुट जाएगा। इसको सड़क सड़क पर बेमकसद चलते हुए थोड़ी सी देर गुजरी थी कि इसे काले रंग की जीप अपनी जानिब आती हुई दिखाई दी। इसका दिल बुरी तरह से घबराया। कुछ सोचकर वो एक दरख्त के पीछे जाकर छुप गई। वो जानती थी कि ये गाँव हवेली के लोगों के लिए भी बहुत खतरा है। इस गाँव में 2 बड़े खानदान रहते थे जो हमेशा ही सरदारी के लिए लड़ते रहते थे मगर सरदारी सिर्फ और सिर्फ शाहवेज़ खान के बाप के हिस्से में ही आती थी। वो जीप वहाँ से गुजरकर जा चुकी थी मगर फ्रंट सीट पर बैठी हुई शख्सियत को देखकर इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसकी यूनिवर्सिटी का टॉपर था जो किसी ज़माने में इस पर बुरी तरह से फिदा था। मगर इसके मुकाबले में इसने शाहवेज़ खान का इंतखाब किया था। अगर अहमद खान को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ, ये सोचकर ही इसका वजूद लरज़ उठा क्योंकि जब वो इससे अलग हो रही थी तब अहमद ने इसे साफ और दो टोक अंदाज में कहा था, अपने खुदा से दुआ करो कि हम दोनों का कभी भी सामना ना हो क्योंकि अगर दोबारा तुम मुझे नजर आ गई तो हमें खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ तुम्हें हासिल करने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। मैं तुम्हें एक बार तो खो चुका हूँ मगर मैं तुम्हें बार-बार नहीं खो सकता। तब इसने अहमद खान की बातों को मजाक में उड़ा दिया था और इसे सस्ता आशिक कहकर नजरअंदाज कर दिया था। मगर आज वो पहली बार बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। दूसरी तरफ शाहवेज़ को जल्दी अपनी गलती का एहसास हुआ। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर इसे एक मासूम सी लड़की के साथ मुकाबला करने की क्या ज़रूरत थी। बड़ी मुश्किल से तो इनके दोनों के हालात बेहतर हुए थे और अब एक बार फिर इसने सारे ताल्लुकात खुद ही खराब कर दिए थे। वो जिस वजह से वहाँ जाने के बारे में सोच रहा था वो वजह भी खत्म हो गई थी क्योंकि कमांडर ने इसे फोन करके कह दिया था कि 2 दिन तुम अपने घर में आराम से रह सकते हो। 2 दिन तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये 2 दिन तुम अपने घरवालों को और अपनी बीवी को दो। दरअसल वो कमांडर की कॉल थी और वो इसी वजह से ही इसे फोन कर रहे थे। मगर इसने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। जब वो दोबारा कमरे में गया तो वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। इसको शिद्दत से
कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अब वो इसे पूरी हवेली में तलाश कर रहा था, मगर वो कहीं भी नहीं थी। न जाने इसे ज़मीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। इसने मुलाज़िमों से पूछा, तो चौकीदार, जो कि गहरी नींद सो रहा था, अपने साहिब की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठा। तुम तो गहरी नींद सो रहे हो, तुम्हें क्या मालूम कि बीबी साहिबा कहाँ पर गई है? वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। तो वो माज़रत करने लगा, साहिब जी, असल में दिन के वक़्त बहुत काम था। शाहवेज़ ने हाथ उठाकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। अगर तुम ठीक तरह से अपनी नौकरी नहीं कर सकते हो तो मेहरबानी करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो गुस्से से हवेली से बाहर निकल आया था। चाँद की चाँदनी चारों तरफ फैली हुई थी। इस दौरान इसकी नज़र पेड़ के नज़दीक खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जिसके लंबे से बाल इसकी कमर पर बिखरे हुए थे। वो इसको लम्हों में ही पहचान चुका था। वो जान गया था ये इसकी बीवी ही है। इसे गुस्सा आ रहा था कि वो बगैर गुस्ल के ही इसी हालत में वहाँ से चली आई थी। लेकिन इसमें गुल का भी कोई कसूर नहीं था। वो महज़ 20 साल की थी। इसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद इसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, क्योंकि शाहवेज़ से इसका निकाह हो गया था। मगर जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ा, इसके वजूद को झटका लगा। वो अपनी जगह पर रुक गया। वो वहाँ पर अकेली नहीं खड़ी थी, बल्कि इसके साथ कोई और खड़ा था, और वो शख्सियत इसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, यानी वहाँ पर अहमद खान खड़ा था। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अगर मेरे शौहर ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। वो दांत पीसते हुए बोली। वो खिलकर मुस्कुरा दिया। तुम जानती हो, मैं तुम्हारी खुशबू से भी तुम्हें पहचान जाता हूँ। मुझे काफी दिनों से मालूम था तुम यहाँ पर रह रही हो। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे मुलाकात करूँ, मगर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। अक्सर तो मैं जानबूझकर तुम्हारी हवेली के आसपास चक्कर लगाता था कि चलो तुम्हारा एक दीदार ही नसीब हो जाए, मगर मेरी बदकिस्मती कि हर बार मैं खाली हाथ लौट जाता था। आज मैंने तुम्हें हवेली से निकलते हुए देखा, इसी वजह से मैंने तुम्हारे पीछे आने का फैसला किया और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई जब तुम मुझे देखकर झुक गई। यानी तुम अभी भी मुझसे घबराती हो, मुझसे डरती हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुमसे नहीं डरती हूँ और मैं तुमसे डरूंगी भी क्यों? मैं एक सरदार की बेटी हूँ। बहुत जल्द इसकी सरदारी खत्म हो जाएगी और मैं इस गांव का सरदार बन जाऊंगा। सरदारी मेरी होगी तो ऑफ कोर्स सरदारनी भी मेरी ही हो जाएगी। वो इसे अजीब से अंदाज में देखते हुए बोला तो वो पूरी तरह से घबरा गई। इसने चादर अपने गिर्द मजबूती से लपेट ली। इसी वक्त शाहवेज भी वहां पर आ गया और एक जोरदार मुक्का इसके चेहरे पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को परेशान करने की? अहमद खान की नाक से खून निकलने लगा। इसने अपने बाएं हाथ से खून साफ किया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी बीवी होने से पहले वो मेरी मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत कभी भी खत्म नहीं हो सकती। जलील इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इससे पहले को वैसे मजीद मजीद कुछ कहता, अहमद खान के आदमी आगे बढ़े और उन्होंने पिस्तौल शाहवेज खान पर तान दी। वो इस वक्त अपना असला घर छोड़कर आया था और इसे अब शिद्दत से अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। देखो, यूं बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारे पास अभी इस वक्त खूबसूरत हसीना के अलावा और कुछ भी नहीं है। गुल बुरी तरह से घबरा गई। वो शाहवेज के सामने जाकर खड़ी हुई तो अहमद खान ने अपने आदमियों को आवाज दी कि वो पिस्तौल नीचे कर दे। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो एक बार फिर से हल्क के बल चलाई। मोहतरमा, आपका हुक्म सर। आंखों पर वो अपने सीने पर हाथ रखता मखसूस अंदाज से मुस्कुराता वहां से जा चुका था। इसके जाने के बाद शाहवेज ने इसे अपने सीने से लगा लिया और फिक्रमंदी से इसके सर पर बोसा देते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? और वो इंसान तुम्हें कैसे जानता है? इसने एक ही सांस में ढेर सारे सवाल पूछ डाले तो वो घबराई हुई आवाज में बोली, जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तब पहले ही दिन मेरी इस इंसान के साथ मुलाकात हुई थी। इसने मेरी मदद की थी और मुझे मेरी क्लासरूम तक पहुंचाया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि इसको पहली ही नजर में मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। और फिर इस दिन के बाद ये इंसान मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैंने एचओडी को भी इसकी शिकायत लगाई थी, मगर वो मुझे कहता था कि वो किसी से भी नहीं डरता, क्योंकि वो एक जागीरदार का बेटा है और जागीरदार के बेटों का अपना उसूल होता है और इनके अपने कवानीन होते हैं। वो किसी के कवानीन को मानते नहीं हैं और ना ही किसी के उसूलों को खातिर मिलाते हैं। कुछ ही अरसे के बाद जब आपका रिश्ता आया तो बाबा ने आपसे मेरा निकाह कर दिया, क्योंकि वो खुद भी अब इस इंसान से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, क्योंकि अब ये मेरे घर तक भी पहुंच गया था और इसने बाबा से भी मेरे बारे में बात कर ली थी, मगर बाबा कहते थे कि वो अच्छे खानदान का नहीं है। तुम्हें इससे मोहब्बत तो नहीं थी? शाहवेज ने अपने डर को जुबान पे लाने का फैसला किया तो वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, अब मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं कि मैं इस इंसान से मोहब्बत करूंगी। मुझे इस इंसान से कोफ्त होती थी और इसके वजूद से चिढ़ थी, और मुझे आज भी इंसान से वैसे ही नफरत है जैसी नफरत मुझे पहले थी। या फिक्र मत करें, मुझे इसकी जात में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं अभी आपसे नाराज हूँ। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ अब दोबारा तुम्हें कभी भी तन्हा छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगा तुम मेरे साथ ही चलोगी। इस छोटे से वाक्य ने शाहवेज के दिल को बुरी तरह से धड़का दिया था और अब वो किसी भी सूरत अपनी बीवी को नहीं खोना चाहता था। इसने इसका हाथ थामते हुए कहा तो वो छोटे बच्चों की तरह खुश होने लगी, आप सच कह रहे हैं कि आप वाकई मुझे लेकर जाएंगे? तो वो भी खिलकर मुस्कुरा दिया, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ ही जाओगी। शाहवेज की हवेली ये 2 दिन बहुत ज्यादा मसरूफ गुजरे। इस एक लम्हे के लिए भी हवेली में रुकने का वक्त नहीं मिला था। वो सारा दिन या तो फसलों के मामलात में मसरूफ रहता या फिर डेरे के मामलात में उलझा हुआ रहता था। रात के वक्त जब वो थका हुआ वापस आता तो वो आगे गहरी नींद सो रही होती थी। वो एक बार फिर से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। कभी कभार तो इसे अपना और शाहवेज का ताल्लुक समझ में नहीं आता था। दूसरी तरफ दादी जान ने भी सिर्फ एक ही रट लगाई हुई थी कि मुझे मेरा पोता चाहिए। अब वो दादी जान को क्या बताती कि इन्हें ठीक तरह से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो इस सूरत हाल में पोता सिर्फ इंटरनेट से ही डाउनलोड किया जा सकता है। एक शाम वो जल्दी घर वापस आ गया। लोगों को दावत के सिलसिले में शाहवेज के दोस्त के घर जाना था। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर मबहूत रह गया। वो इस वक्त शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। इसकी बैग डोरी खुली हुई थी जिसे वो बांधने की कोशिश में हलकान हो रही थी। थककर इसने अपने हाथ नीचे गिरा दिए तो वो इसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और इसकी डोरी बांधने लगा। जब इसने अपनी कमर पर इसके हाथों का लिम्स महसूस किया तो एक लम्हे के लिए तो लरज ही उठी, मगर अगले ही लम्हे इसने एक झटके से खुद को आजाद करवाया और साइड पर जाकर खड़ी हो गई। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अगर मुझे समझने की बजाय तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो फिर हमारा ताल्लुक ठीक होने के बजाय खराब हो जाएगा। तुम जानती हो कि मैं कितना मसरूफ रहता हूँ, मगर इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालने की कोशिश करता हूँ। मगर इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं, तुम भी तो एक इंसान हो। आखिर कब तक तुम बर्दाश्त करोगी? मगर मैं तुमसे वादा, इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, इसने हाथ उठाकर खामोश रहने का इशारा कर दिया। अब मुझसे कोई वादा मत करें, क्योंकि आप अपनी किए हुए बातों को पूरा नहीं करते। आपके पहले भी किए हुए वादे अभी तक अधूरे हैं। मुझे एक मिशन के सिलसिले में जाना है। ये कहकर वो अपनी निगाहें झुका गया। तो ठीक है, आप वहीं पर जाएं। मेरी जिंदगी में यूं बार-बार आने की भी क्या जरूरत है? और अब मैंने भी फैसला किया है कि मैं अपनी जिंदगी आपके साथ बर्बाद नहीं करूंगी। मैं आज अपनी अम्मी के घर वापस चली जाऊंगी और दोबारा इस वक्त तक वापस नहीं आऊंगी जब तक आप मेरे लिए वक्त निकालने के काबिल नहीं हो जाते हैं। वो दावत पर जाने की तैयारी कर रही थी, मगर अपने शोहर की अगली बात सुनकर इसके माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि ये बात तो बहुत ज्यादा थी कि जब ऑफिसर किसी मिशन या फिर किसी ऑपरेशन पर जाते हैं तो अपने खानदान वालों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। वहां पर उन्होंने अकेले ही जाना होता है। तो यानी इस बार भी वो अपना वादा तोड़ चुका था। इस बार भी वो इसे यहाँ पर तनहा छोड़कर जा रहा था। ये सोच सोचकर इसकी आंखें फिर से भीगने लगी और इसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। मैंने इस इंसान के साथ शादी का फैसला करके अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है। इससे तो अच्छा था कि मैं अहमद खान से ही निकाह कर लेती। कम से कम वो मुझसे मोहब्बत तो करता था, कम से कम वो मेरा ख्याल तो रखता था। लेकिन मेरे शोहर को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। हजारों तरह के वसवसे उसे परेशान करने लगे थे और इसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो गया। इसने जल्दी से फोन उठाया और अपने घर में कॉल की। बाबा जान, मैं वापस आ रही हूँ। क्या हुआ है बेटा, सब ठीक तो है? बेटी की रोती हुई आवाज सुनकर इनके दिल को कुछ हुआ। हाँ सब ठीक है, मैं बस अब यहाँ पर मजीद नहीं रह सकती। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके पास वापस आ रही हूँ। उन्होंने मजीद कुछ पूछने की कोशिश की ही थी, मगर इससे पहले ही फोन काट दिया। इस वक्त शाहवेज भी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। देखो, तुम सोच समझकर फैसला करो। यूं जल्दबाजी और कम अकली के फैसले इंसान को बाद में पछताने पर मजबूर कर देते हैं। तुम्हें पता भी है कि मेरी जॉब ही ऐसी है, तो फिर तुम क्यों
मैं आपकी जॉब को भी समझ गई हूँ और आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गई हूँ। आपके लिए बाकी सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन अपनी बीवी का कोई ख्याल नहीं है। तो मुझे सिर्फ़ 1 महीने का वक़्त, मैं अब आपको 1 मिनट का भी वक़्त नहीं दूँगी। ये कहकर वो तेज़ी से अपना सामान पैक करने लगी। जबकि शाबेज़ खामोशी से साइड पर खड़ा था। मैं शायद इस बार ज़िंदा ना आ सकूँ। इसलिए मेरी ख़्वाहिश है कि जाने से पहले तुमसे अपनी सारी नाराज़गी ख़त्म कर दूँ। तुम्हें अपने गले से लगाऊँ। मुझे आप पर यकीन नहीं है और जितने ढीठ आप हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ होगा। वो अब बदतमीज़ी पर उतर आई थी। शाबेज़ के लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैली। ठीक कहा किसी ने कि पसंदीदा औरत एक इंसान को वाक़ई ज़लील करके रख देती है। आप पसंदीदा औरत के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाते हैं। ठीक करने जा रहा हूँ, उम्मीद है कि दोबारा मुलाकात हो जाएगी और अगर वापस ना आया तो मेरी वर्दी तुम्हारे पास पहुँच जाएगी और तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मिशन मेरे लिए, इस मुल्क के लिए कितना ज़रूरी था। अपनी बात मुकम्मल करता वो वहाँ से जा चुका था, जबकि इसके जाने के बाद वो बेड पर ही बैठ गई और सिसकियों से रोने लगी। इसके बाबा भी कुछ ही देर में वहाँ पर चले आए थे। वो खुद ही अपनी बेटी को लेने के लिए आ गए थे। वो जानते थे एक बहुत ही साबिर लड़की है, ज़रूर कोई मसला हुआ होगा, जिसकी वजह से वो वापस आने के लिए इतना इंसिस्ट कर रही थी। उन्होंने गुल के ससुराल वालों से बात की तो वो बहुत ही नॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और ना ही इन्हें इस मामले के बारे में कुछ पता है। चले बाबा जान गुल जब अपना सूटकेस लेकर लाउंज में दाखिल हुई तो इसकी सास हैरान रह गई। अरे कहाँ जा रही हो? मैं अपने बाबा जान के साथ इनके घर जा रही हूँ। मैंने शावेज से परमिशन ले ली है, इन्हें कोई मसला नहीं है। इसने अपनी सास से निगाहें चुराते हुए कहा। दादी जान अलग परेशान हो रही थी। अरे गुल बेटा क्या हुआ है? क्या तुम्हारी शाहवेज़ के साथ नाराज़गी चल रही है? नहीं दादी जान ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरा थोड़ा-सा वक़्त अपने बाबा के साथ गुज़ारना चाहती हूँ। लेकिन इतना बड़ा सूटकेस लेकर जाने की क्या ज़रूरत है? तुम 2-3 जोड़े लेकर जाओ, बल्कि वहाँ पर तो तुम्हारे जोड़े पड़े ही होंगे। सास को अभी भी इसका इतना बड़ा सूटकेस हज़म नहीं हो रहा था। क्योंकि जितना बड़ा सूटकेस था इन्हें लग रहा था कि वो सारी ज़िंदगी के लिए जा रही है। नहीं अम्मी जान मैंने तो सामान पैक कर लिया है। बाबा जान चले ये कहकर वो एक बार फिर से अपने बाप की तरफ मुतवज्जो हो गई। तो वो ना चाहते हुए भी उठ खड़े हुए। लेकिन वापस जाते हुए इनके कंधे झुके हुए थे। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? उन्होंने भी वही सवाल किया। गुल जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाहवेज़ कहाँ पर है? वो दोबारा से मिशन पर चले गए हैं। इसने मुँह फुलाते हुए जवाब दिया तो वो सारी बात समझ गए। वो खुद भी आर्मी में रह चुके थे और अपनी बीवी की तरफ से इस तरह की नाराज़गी को खुद भी फेस कर चुके थे। इन्हें पता था कि ऑफिसर्स की बीवियों की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल होती है। इसे वहाँ पर आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था और इस दौरान इसे एक बार भी शावेज़ की तरफ से कॉल मौसूल नहीं हुई थी। इसका गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा था। मैंने अच्छा किया जो मैंने इस नहीं, इंसान को छोड़ दिया। अगर वहाँ पर रहती तो मैं पागल हो नहीं। जाती। एक दिन जब वो बहुत ज़्यादा दुखी थी तो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। अम्मी जान शादी से पहले तक शावेज़ मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरी हर ख्वाहिश में से निकलने से पहले ही पूरी कर देते थे। जैसे मैं कहती थी वैसा ही होता था। लेकिन अब वो मुझे अहमियत ही नहीं देते। बेटे वो अभी भी तुमसे मोहब्बत करता है। वो रोज़ मुझे कॉल करता है और तुम्हारे बारे में पूछता है। मगर तुम खुद ही तो इससे बात नहीं करती हो। अम्मी जान वो खुद मुझे कॉल क्यों नहीं करते? वो आपको कॉल क्यों करते हैं? और ज़ाहिर सी बात है जब वो आपको कॉल करेंगे तो मेरे बारे में तो हर हाल में ही पूछेंगे। बेटा जी शायद आप भूल रही हैं। आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। तुम भी ना छोड़ो बच्चों जैसी हरकतें करती हो। वो वहाँ पर पहले ही बहुत परेशान है। इसकी परेशानियाँ पहले ही बहुत ज़्यादा है। तुम क्यों इसकी परेशानियों में मज़ीद इज़ाफ़ा करती हो? तुम इसका सरदर्द बनने के बजाय इसका सहारा क्यों नहीं बनती हो? अगर मैं इनका सरदर्द हूँ तो वो बस मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि मोबाइल बजा। इसके ससुराल की तरफ से कॉल आ रही थी। इससे पहले कि वो कॉल काट देती, इसकी माँ ने जल्दी से फ़ोन उचक दिया और इसे गुस्से से बोलने लगी। दूसरी तरफ से आने वाली खबर को सुनकर इन्हें लगा था कि इनके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। शाहवेज़ शहीद हो गया था और ये आवाज़ इसने भी बखूबी सुनी थी। इसकी सारी नाराज़गी एकदम से खत्म हो गई। वो इस कदर परेशान हो गई थी कि इसकी आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब इसे होश आया तो वो अपने ससुराल में मौजूद थी। बाहर से औरतों के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो उठी और छोटे-छोटे कदम उठाते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगी। इसके शौहर का गायबाना जनाज़ा पढ़ाया जा रहा था क्योंकि इसके शौहर की लाश किसी को भी नहीं मिली थी। जिस इंपॉर्टेंट मिशन पर वो गया था, इसी मिशन में ही वो शहीद हो गया था। जबकि वो इसका इंतज़ार करती रह गई थी कि जब इस बार वो वापस आएगा तो वो इसको नखरे दिखाएगी, इसको तंग करेगी, मगर ये क्या इसके शौहर ने इसको मौका ही नहीं दिया। अब बाहर बैठे ज़ोर-ज़ोर से अपना सीना पीट रही थी और अपने बाल खींच रही थी। वो जानती थी अब सारी ज़िंदगी इसने रोते हुए ही गुज़ार देनी है। वो जानती थी कि अब सब्र आना बहुत ही मुश्किल है। इसके ससुराल वालों की ये रीत थी कि इनकी बहू इद्दत अपनी हवेली में ही पूरी करती थी। इसलिए वो अपने ससुराल में ही ठहर गई, मगर वहाँ पर हर चीज़ इसे शाहवेज़ की याद दिलाती थी। वो हर वक़्त ही रोती रहती थी। जो लम्हात इसने अपने शौहर के साथ गुज़ारे थे, ये इन्हीं लम्हात का असर था कि वो उम्मीद से हो गई। वो ये सोच-सोच कर हलकान होती थी कि वो कैसे इस बच्चे को पालेगी, कैसे इसकी अकेले परवरिश करेगी और ये बच्चा अपने बाप के बगैर कैसे ज़िंदगी गुज़ारेगा। 1 साल के बाद इसने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया। शाम का वक़्त था, वो पुरानी हवेली से वापस आ रहे थे। पुरानी हवेली और नई हवेली के दरमियान रास्ता बहुत कम था, मगर इसे हर बार ड्राइवर ही ड्रॉप करने जाता था। इस बार ड्राइवर लेट हो गया तो इसने पैदल चलने का फैसला किया। कैसी है मोहतरमा? जानी-पहचानी मर्दाना आवाज़ सुनकर इसने पलट कर देखा तो वहाँ पर अहमद खान खड़ा था। इसके माथे पर बल पड़ गए। तुम्हारे शौहर के इंतकाल को 1 साल गुज़र गया है। अब तो इसको भूल जाओ। मैं तुम्हारे पीछे-पीछे 2 सालों से ख्वार हो रहा हूँ, मगर तुम्हें मेरी ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। देखो मैंने तुमसे वादा किया है ना कि सिर्फ़ तुम्हें बल्कि तुम्हारे बेटे को भी सँभाल लूँगा। इसे कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार मुझ पर एतबार करके देखो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा एतबार नहीं तोड़ूँगा। मेरा शौहर मरा नहीं है, वो शहीद हुआ है और शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं और मेरे दिल में भी हमेशा ज़िंदा रहेगा। जहाँ तक मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने का सवाल है तो मैं मर जाना पसंद करूँगी, मगर कभी भी तुम्हारी बीवी नहीं बनूँगी। देखो अब तुम मुझे ज़लील कर रही हो। मैंने तुम्हें ये हकीकत बहुत पहले भी बताई थी और अब भी ये हकीकत बता रही हूँ। अगर तुम इसके बावजूद भी मेरे पीछे ख्वार होना चाहते हो और हर बार मेरे मुँह से इनकार सुनना चाहते हो तो मुझे कोई मसला नहीं। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चल दी, जबकि वो इस वक़्त तक इसके पुश को देखता रहा था ताकि वो जब तक वो इसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। इस बार किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया। इस बार ये मौका ज़ाया नहीं करूँगा। इस बार तो तुम्हें अपना कर ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाज़ी ही क्यों ना लगानी पड़े। पहले तुम सिर्फ़ मेरी मोहब्बत थी, लेकिन अब तुम मेरी ज़िद भी बन गई हो। ये ज़िद तो मैं हर हाल में पूरी करूँगा। शाहवेज़ की हवेली में भूचाल आ गया। अहमद खान के खानदान वालों ने जिन ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ था, वो ज़मीनें इन लोगों को वापस कर चुके थे और इसके साथ-साथ अहमद खान ने इसने गुल के ससुर को ये भी कहा था कि वो इस साल होने वाले अनाज में से एक बड़ा हिस्सा भी इन लोगों को देंगे और इन्होंने कुछ हवेलियाँ भी इकराम साहिब के नाम कर दी थी। इन्हें तो अपने कानों पे और आँखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। इनके सदियों पुराने दुश्मनों ने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। न सिर्फ उन्होंने दोस्ती कर ली थी, बल्कि इसके साथ-साथ वो सब कुछ भी वापस कर दिया था जिन पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था और बदले में अहमद खान सिर्फ ये चाहता था वो अपनी बहू के साथ इसका निकाह करवा दे। इकराम साहिब ने खुद ही फैसला किया और अपनी बहू का हाथ इन लोगों को दे दिया। दूसरी जानिब जब गुल को पता चला तो इसने बहुत वाविला मचाया। आप मेरे साथ ये ज़्यादती नहीं कर सकते हैं। इकराम साहिब ने इसे कहा कि तुम हमारी हवेली में मौजूद हो और तुम हमारी ज़िम्मेदारी हो। मैं तुम्हारा सरबराह हूँ और जहाँ तक तुम्हारे बाबा जान का सवाल है तो उन्होंने भी मुझे तुम्हारा फैसला करने का हक दिया है। जबकि हकीकत तो ये थी कि इसके बाबा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। जिस दिन वो अहमद के साथ निकाह कर रहे थे, इस दिन एक ऐसा वाक़या रुन्मा हुआ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। इससे पहले कि वो कबूल है कहती, लाउंज के अंदर दाखिल होने वाले शाहवेज़ को देखकर सब लोग ही जामिद हो गए। मेरी बीवी का निकाह मेरे होते हुए आप कैसे किसी और के साथ पढ़ा सकते हैं? इसने मुस्कुराते हुए कहा। अहमद के तन बदन में आग लग गई थी। एक बार फिर से वो हार गया था। एक बार फिर से वो खाली हाथ रह गया था। शाहवेज़ इस मिशन में शदीद ज़ख्मी हुआ था, मगर वो शहीद नहीं हुआ था। ये पैगाम सिर्फ और सिर्फ इसके दुश्मनों को डाइवर्ट करने के लिए नशर किया गया था। शाहवेज़ ने इन लोगों से जो कुछ भी लिया था सब कुछ वापस कर दिया था। वो अपनी बीवी और बच्चे को लेकर कोयटा शिफ्ट हो गया था। वो इसे दोबारा हासिल करके बहुत खुश थी। अब वो नाराज़ होने की बजाय इसको समझने लगी थी और पहले से ज़्यादा इसकी कदर करने लगी थी। 1 साल गुजरा ही था
कि वो दोबारा से उम्मीद से हो गई। अब इसने ये वावेला मचाया हुआ था कि एक लम्हे के लिए भी मुझे सुकून का सांस नहीं लेने देती। जबकि शाविज़ इसकी बातें सुनकर हंस देता और कहता तुम किसी हाल में भी खुश नहीं रह सकती। जब पास कम होता था तब भी यही मसला था और अब भी यही मसला। वो जानता था कि नोक-झोंक सारी ज़िंदगी ही चलती रहेगी।